नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने उत्कर्ष परिवार में और आपके अपने 10 मिनट के अंदर आज के सारे करंट अफेयर के रिवीजन के शो में। मैं आलोक आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं और शुरू करेंगे आज के सेशन को बिना किसी देरी की सबसे पहली न्यूज के साथ। सबसे पहली न्यूज है कि उड़ीसा का जो पहला स्मार्ट गांव है वो बनने वाला है कुसुनपुर। क्या नाम है इसका? नाम याद रखिएगा, गांव का नाम है कुसुनपुर, जिले का नाम है केंद्रपाड़ा। जिले का नाम क्या है? केंद्रपाड़ा। विकसित भारत 2047 का जो भारत सरकार का लक्ष्य है उसके अंतर्गत गांवों को स्मार्ट गांव घोषित किया जाता है। अब इसके अंतर्गत गांव में क्या क्या होता है? तो स्मार्ट कृषक सर्विस होती है, गांव में वाईफाई का कनेक्शन होता है, ई गवर्नेंस होता है, ग्रीन एनर्जी होती है यानी कि सौर ऊर्जा होगा, बायोगैस संयंत्र होगा, और क्या होता है तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, सड़कें, घर, ये सारी चीजें, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है आपका शौचालय। तो ये सारी चीजों को मिला करके हम क्या बनाते हैं? एक स्मार्ट गांव बनाते हैं। तो उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बना है कुसुनपुर। ये कहां पर स्थित है? केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। ये पहल किसकी है? तो ये पहल है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आप लोग बताएंगे कि ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत इसमें क्या किया जाएगा? तो स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट में क्या होगा? तो मछली और जो मुर्गी होती है उसके पैर के जो चमड़े होते हैं ना, तो उनसे लेदर से बने हुए जो प्रोडक्ट है उनको बनाने की ट्रेनिंग भी यहां पर दी जाएगी। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो CSIR है, इसके बारे में अगर आप जाने तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को करी गई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। बात करें अगर इसके हम हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। साथ ही अगर इसके पहली महिला महानिदेशक की बात करें तो उनका नाम डॉक्टर N कलाईसेल्वी है। अब यहां पर बात करते हैं केंद्रपाड़ा जिले की। तो उड़ीसा में केंद्रपाड़ा जिला जो है ये कहां पर है? ये एक कोस्टल जिला है और यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहां पर सबसे फेमस ये किसके लिए है? तो ये साल्ट वाटर क्रोकोडाइल यानी कि खारे पानी के मगरमच्छ के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है, और दूसरा ये फेमस है अपने मैंग्रोव फॉरेस्ट की वजह से। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। दूसरा यहां पर क्या है? यहां पर है गहीर माथा। गहीर माथा किस लिए है? तो गहीर माथा पर जो ऑलिव रिडले टर्टल्स होते हैं, जो ऑलिव रिडले कछुए होते हैं, ये अपनी सबसे बड़ी नेस्टिंग यानी कि अपना जो अंडे देने का जो प्रोसेस है वो यहां पर करते हैं। उड़ीसा में एक झील भी है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसको हम क्या बोलते हैं? चिल्का झील बोलते हैं। और ये चिल्का झील रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आने वाली भारत की पहली साइट है। बात समझ में आ गई? तो चलो अब दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं। दूसरी न्यूज है अभ्यास सी ड्रैगन। सी ड्रैगन जो है ये आयोजित किया जा रहा है और इसका जो होस्ट कंट्री है वो कौन है? USA। कौन है भैया? USA इसको होस्ट कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसको होस्ट कर रहा है। बेसिकली ये जो अपने क्वाड देश हैं, है ना? कौन है? क्वाड, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये क्वाड देश मिलकर के इसका आयोजन करते हैं। इसमें इस बार न्यूजीलैंड को भी शामिल किया गया है और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि सी ड्रैगन में क्वाड के अलावा कौन सा देश है जो शामिल किया गया है? आप किसका नाम बताएंगे? न्यूजीलैंड का नाम बताएंगे। ये कैसा है? तो सी ड्रैगन जो है ये एक पनडुब्बी रोधी अभियान है। इसमें जैसे पनडुब्बी का पता लगाना, उसको नष्ट करना, ये सारे जो अभ्यास हैं वो किए जाते हैं। ये आयोजित कहां पर किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है एक द्वीप है जिसका नाम है गुआम। द्वीप का नाम क्या है? गुआम द्वीप है। तो आप जगह का नाम याद रखिएगा। कहां पर आयोजित है? गुआम में आयोजित है। होस्टिंग कंट्री कौन है? होस्टिंग कंट्री का नाम याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका USA है। प्रतिभागी राष्ट्र कौन कौन से हैं? इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूजीलैंड।
चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। तो क्वाड देश और सी ड्रैगन क्या है? तो क्वाड देश जो हैं, ठीक है ना, ये इसमें शामिल होते हैं, जिसमें कौन कौन है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, ये क्वाड का हिस्सा है, लेकिन इसमें न्यूजीलैंड को भी शामिल किया गया है। इसी के साथ एक क्वाड देशों का और अभ्यास होता है जिसका नाम है भैया मालाबार अभ्यास। ठीक है, क्या नाम है? मालाबार युद्धाभ्यास। मालाबार युद्धाभ्यास कौन सा है? सरफेस टू एयर और एंटी सबमरीन वारफेयर होता है। इसमें भी ये 4 देश ही भाग लेते हैं। गुआम के बारे में बात करें तो गुआम क्या है? पश्चिमी प्रशांत जो आपका सब महासागर है, वहां पर यूएसए का एक क्या है? ये द्वीप है। ठीक है, यूएसए का एक आइलैंड है गुआम, प्रशांत महासागर में, और वहां पर इसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है। इसी के साथ हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल में भारत ने अपनी पहली रिपोर्ट जो है वो सौंपी है, अपनी पहली रिपोर्ट सबमिट करी है। तो किसने सौंपी? तो इसको सौंपा है किसने? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। ठीक है ना, किसने सौंपा है? नाम याद रखना हमेशा। तो पहला कौन है? पहला है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, साथ ही साथ राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। ठीक है, तो इन्होंने सौंपा है। किसको सौंपा है? तो किसको सौंपा है? जैव विविधता पर अभिसमय जो हुआ था, सीबीडी को सौंपा है। ठीक है ना, सीबीडी को ये रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में कब से कब तक की बात करी गई है? तो 2017 से 2025 तक की बात करी गई है। 1 नवंबर 2017 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक की बात इस रिपोर्ट पे करी गई है। इसमें क्या बताया गया है कि भारत की उपलब्धि क्या है? तो भारत की उपलब्धि यह है कि 2,76,000 से अधिक जैव विविधता प्रबंधन समितियां स्थापित करी गई हैं, जिनका स्थानीय समुदायों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही नागोया प्रोटोकॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नागोया प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था 2010 में। आप लोग ये ईयर जरूर याद रखना, कब अपनाया गया? वर्ष 2010 में नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। किस लिए अपनाया गया था? तो जो जैव विविधता होती है, उसके जो आनुवांशिक संसाधन होते हैं, ठीक है, यानी कि जो चले आ रहे पीढ़ी दर पीढ़ी जो संसाधन है, उसका लाभ और उचित वितरण हो, इसलिए यहां पर बताया गया। मेजरली ये किसके लिए है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी के लिए है। अब यहीं पर आएंगे तो भारत का जैव विविधता अधिनियम कौन सा है? सवालों में यह पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो भारत का जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? वर्ष 2002 में पारित हुआ था। और भारतीय का जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 2003 में करी गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। तो इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाएंगे तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके सामने आती है। न्यूज क्या है? ये आपके आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है, आपका जो आर्ट एंड कल्चर टॉपिक होता है वहां से जुड़ा हुआ है। जो तेलंगाना है, वहां पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है मंचीरेवुला, है ना। मंचीरेवुला एक जगह है, वहां पर एक मंदिर है वीरप्पा। वीरप्पा मंदिर के पास 2 पेट्रोग्लिफ्स खोजे गए, है ना। पेट्रोग्लिफ्स खोजे गए हैं जो किससे रिलेटेड हैं? जो हमारी मानव सभ्यता है उसके हजारों साल पहले के संबंधित हैं। यानी कि जब मनुष्य ने बस अपनी शुरुआत करी थी तब से संबंधित है। देखो पेट्रोग्लिफ्स होते क्या है? तो पेट्रोग्लिफ्स ऐसे चित्र यानी कि ऐसी इमेजेस होती हैं जो पत्थरों पर उनको खुरच कर या फिर काट करके बनाई जाती हैं। अब ये इनमें क्या होता है? इनमें कलरिंग नहीं होती है, इसमें हम कलर नहीं देखने को पाते हैं। तो ये क्या हो जाती हैं? पेट्रोग्लिफ्स हो जाती हैं। तो जो आदि मानव समुदाय था उनके द्वारा ये बनाई गई आकृति हो सकती है। ये कहां पर स्थित है? तो एक मंचीरुवेला है ना, मंचीरुवेला है, वहां पर एक वीरप्पा मंदिर है, वहां पर यह खोजी गई है। तो आप इसको याद रखिएगा। साथ ही अब यहां पर पेट्रोग्लिफ्स की बात करते हैं। तो पेट्रोग्लिफ्स शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो पेट्रोस और ग्लाइफिन से हुई है।
पेट्रोस का मतलब है पत्थर और ग्लाइफिन का मतलब होता है नक्काशी करना, यानी कि किसी भी पत्थर पर नक्काशी करना, उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोग्लिफ्स बोलते हैं। ये कहां पर पाया जाता है? तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसको छोड़ करके ये विश्व के लगभग सभी जगहों पर, यानी कि सभी महाद्वीपों पर पाया जाता है। भारत में कहां पर है? तो भारत का अगर आप इसका प्रमुख उदाहरण देखेंगे तो आप लोगों ने केरल में इडक्कल की गुफाओं का नाम सुना होगा। इडक्कल की जो गुफाएं हैं वो पेट्रोग्लिफ्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। वहां पर जो गुफाएं हैं उन पर भित्ति चित्र बनाए गए हैं, यानी कि जो उसकी दीवारें हैं, जो उसकी छत है, वहां पर खुरच कर काट करके इमेजेस बनाई गई हैं, प्रतीकात्मक चित्र बनाए गए हैं, लेकिन उनमें कलर नहीं है। तो पेट्रोग्लिफ्स और पेट्रोग्राफ्स दो चीजें होती हैं। पेट्रोग्लिफ्स में मैंने आपको बताया कि पत्थर पर चित्र बनाए जाते हैं लेकिन कलर नहीं भरा जाता, लेकिन जो पिक्टोग्राफ होता है, पिक्टोग्राफ में उस जो इमेज बनाई जाती है काट करके, उसमें हम कलरिंग भी करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्ट्री में आपसे ये पूछा जा सकता है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडियन पोस्ट से। तो इंडियन पोस्ट ने एक नई सेवा स्टार्ट करी है, एक नई सर्विस शुरू करी है जिसका नाम है 24 स्पीड पोस्ट। क्या नाम है? 24 स्पीड पोस्ट इसका नाम है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, आप सभी लोग याद रखेंगे इस न्यूज, इसको, इस सेवा का नाम ये क्या है भैया? इंडियन पोस्ट के द्वारा शुरू की गई है। सेवा का नाम क्या है? 24 स्पीड पोस्ट है। कब शुरू की गई? 17 मार्च 2026 को इसको स्टार्ट कर दिया गया। तो इसमें क्या है? तो कोई ऐसा इमरजेंसी पार्सल है तो 24 आवर्स में उसकी डिलीवरी कर दी जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी क्या है कि अगर डिलीवरी नहीं होती है तो आपको मनी बैक गारंटी दी जाएगी, यानी कि जो आपका पैसा है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ये अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 शहरों में शुरू किया गया है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ 6 शहरों में स्टार्ट किया गया है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद, ठीक है ना। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, कहां कहां पर है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, 6 शहरों में इसको शुरू किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको स्टार्ट कहां से किया गया, तो इसको स्टार्ट किया गया नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन है, वहां से इसको शुरू किया गया, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, इंडियन पोस्ट से रिलेटेड कुछ स्टैटिक चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले भारतीय डाक की स्थापना, भारतीय डाक की स्थापना किसने करी थी? लॉर्ड डलहौजी ने करी थी। 1 अक्टूबर 1854 को माना जाता है, ठीक है। कब माना जाता है? 1 अक्टूबर 1854 को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारतीय डाक की स्थापना करी गई। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में, जिसका नाम है डाक भवन। क्या नाम है भैया? डाक भवन नाम है इसके मुख्यालय का। यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। अब बात करें अगर स्पीड पोस्ट की, तो भारत में जो स्पीड पोस्ट है इसकी शुरुआत कब करी गई? तो स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब करी गई थी? 1986 में, ठीक है ना। कब करी गई थी स्पीड पोस्ट की शुरुआत? आपका जो अगस्त है, अगस्त 1986 में करी गई थी। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, पिन कोड। भारत में पिन कोड आप लोग जहां पर भी होंगे आपका कुछ ना कुछ पिन कोड होगा। तो पिन कोड का मतलब क्या होता है? पिन का मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। और यह शुरू कब किया गया था? 15 अगस्त 1972 को यह शुरू करा गया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे आ जाएंगे सेजिल मिसाइल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है सेजिल मिसाइल। आप सबको पता है कि ईरान के साथ इजराइल और यूएसए ये कॉन्फ्लिक्ट पे है। तो सेजिल मिसाइल का यूज कर लिया किसने? सेजिल मिसाइल का यूज किया है ईरान ने। इसको एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है डांसिंग मिसाइल। क्या नाम है? डांसिंग मिसाइल। और यह मिसाइल पहली बार ईरान के द्वारा प्रयोग की गई। अब यह कैसी मिसाइल है? तो यह सरफेस टू सरफेस, यानी कि जमीन से ही छोड़ी जाएगी और जमीन पर ही जाकर के मारेगी। यह अपने साथ 700 किलोग्राम तक का विस्फोटक लेकर के जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अगर इसको मध्य ईरान, एकदम ईरान के बीचों बीच से लॉन्च किया जाए तो यह 7 मिनट के अंदर अंदर इजराइल पहुंच जाती है।
तो ये जो है सेजिल मिसाइल, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको यूज किया गया है किसके द्वारा? इसको यूज किया गया है ईरान के द्वारा, ठीक है, ईरान के द्वारा यूज किया गया। कहां पर? इजराइल पर, ठीक है ना। कहां पर यूज किया गया है? इजराइल के ऊपर इसको हमने यूज किया है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको डांसिंग मिसाइल के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम इसका क्या है? आसुरा। दूसरा नाम क्या है? आसुरा नाम से भी प्रसिद्ध है। देखो, इसको हम डांसिंग मिसाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये उड़ान में क्या करती है? अपनी दिशा को बदल लेती है। तो जो रडार या फिर जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इसको इंटरसेप्ट जल्दी से नहीं कर पाते हैं। इनको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो इसकी जो रेंज है वो लगभग कितनी है? वो लगभग 2000 किलोमीटर है। तो ये मात्र 7 मिनट में ईरान से इजराइल तक पहुंच जाती है। चलिए आगे आ जाएंगे। तो आपका एसएससी मास्टर पास, अगर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उत्कर्ष का मास्टर पास एसएससी और रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए आपको मिल जाएगा 12 महीने और 24 महीने की वैलिडिटी के साथ। इसके साथ ही संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो है इसका टेस्ट लाइव हो चुका है। आप लाखों रुपए का कैश प्राइज जीत सकते हैं इस टेस्ट को देकर के, अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो। और यह टेस्ट 19 मार्च सुबह 8 बजे तक ही लाइव रहेगा। उसके बाद आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो देर ना करिए, जल्दी से जाइए, इस टेस्ट को लगाइए और कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।